हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 कार्य तथा ऊर्जा के सॉल्यूशंस को। मतलब जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है एक्सरसाइज क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशन का डिस्कशन करने जा रहे हैं भाई। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम वो सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हमने इसके कंसेप्ट वीडियोज में वन शॉट रिवीजन में हमने पढ़ा है, हमने सीखा है। अब उसको अप्लाई करते हैं। जब अप्लाई करना आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और इजीली हमको सब कुछ समराइज भी हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट शुरू कर लेते हैं हम इस चैप्टर को, जहां पे हमारे पास हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अवेलेबल है। चूंकि इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है भाई, हम एक एक करके इनके आंसर्स को भी करेंगे। क्या है? निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। ये आपके सामने 7 कंडीशन दी हुई और सब में ये पूछे कि किस में कार्य हो रहा है और किस में कार्य नहीं हो रहा है। क्या क्या भाई? तो पहला है सुमा एक तालाब में तैर रही है। सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो क्या कार्य हो रहा है क्या? उसी तरीके से एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, चलवल नहीं रहा, सिर्फ उठा रखा है, तो वो कुछ कार्य कर रहा है क्या भाई? अगला है एक पवन चक्की मतलब विंड मिल कुएं से पानी उठा रहा है, तो क्या वो कुछ कार्य कर रहा है? उसी प्रकार से एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। भाई हमने समझा था कि काम कब कब होगा, तो काम होने के लिए हमने समझा था कि जब ऊर्जा का रूपांतरण होगा, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी, उसी को हम कहते हैं कार्य। लेकिन क्या सभी प्रकार के ऊर्जा में परिवर्तन में कार्य निश्चित है क्या? जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या हो रहा है भाई, इसमें भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है। प्रकाश ऊर्जा आती है, पौधे लेते हैं और उसको क्या करते हैं भाई, उसको रासायनिक ऊर्जा में तब्दील कर देते हैं। तो क्या यहां कार्य हुई? और अगर हुई तो क्या साइंटिफिकली जो हमारा फॉर्मूला कहता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके अंतर्गत इसमें कोई कार्य हुआ? तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आंसर में देखते हैं, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक इंजन है जो ट्रेन को खींच रहा है, तो क्या वो कार्य कर रहा है? अगला, अनाज के दाने सूर्य के धूप में सूख रहे हैं। सूर्य की धूप में भाई गर्मी होती है, जो क्या करती है, अनाज के दानों के अंदर के मॉइस्चर को सुखा लेती है। क्या इसमें कार्य हो रहा है? या आखिरी क्वेश्चन इसका, एक पाल लगी नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है, तो क्या इसमें कार्य हो रहा है? तो चलिए एक एक करके जरा इन सभी को देखते हैं, सबके आंसर्स करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सुमा एक तालाब में तैर रही है, तो क्या वो कार्य कर रही है? तो भाई सुमा एक अलग तालाब में तैर रही है, ये तालाब में तैर रहा है, तो क्या करेंगे भाई? तो आप देखेंगे कि ये इस पानी के ऊपर पीछे की तरफ, इसको अगर आगे बढ़ना है तो इसको इस पानी को पीछे की तरफ धकाना पड़ेगा। तो मतलब आगे बढ़ना, यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है विस्थापन, ये आगे बढ़ रहा है, मतलब ये विस्थापन। और ये विस्थापन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पानी की सतह पे, पानी पर मुझे लगाना पड़ेगा बल। तो कार्य क्या होता है भाई? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो क्या यहां पर हो रहा है भाई सुमा के तैरने के दौरान? तो हां, कार्य हो रहा है, क्योंकि यहां विस्थापन हो रहा है, समा जो है वो पानी को पीछे धकेल रही है तथा विस्थापन आगे हो रहा है। सॉरी, यहां पे जो नाम था वो समा है भाई। समा जो है वो क्या कर रही है, पानी को पीछे धका रही है, और विस्थापन क्या हो रहा है, आगे, वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, अर्थात इसके द्वारा कार्य हुआ। साइंटिफिकली कार्य का होना समझा जाता है विस्थापन और बल के गुणनफल को, मतलब बल गुणे विस्थापन।
आपने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया और वस्तु विस्थापित हो गई, अपने स्थान में परिवर्तन कर लिया, तो इसी को हम कहते हैं भाई उसने कार्य किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आऊं तो दूसरा क्वेश्चन था भाई कि अगर एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, एक गधा है जो कि अपनी पीठ पे क्या किया भाई, बोझ उठा रखा है। अभी ये तो ठहरा गधा, इसको क्या है पता कि भाई वर्क तब होगा जब ये फोर्स लगाने के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी करे। भाई ये चलेगा तब काम होगा, नहीं तो ये अपनी पीठ पर बोझ लेके चुपचाप खड़ा है, इसलिए तो गधा है। तो करें क्या भाई, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भैया ये कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई, क्योंकि कार्य होने के लिए हमने अभी जस्ट समझा भाई कि लगाना होगा फोर्स और होना चाहिए विस्थापन। ये तो खड़ा है ना, खड़ा है मतलब फोर्स तो लगा रहा है। कैसा फोर्स भाई, तो ये देखिए ये जो बोझ है इसके ऊपर नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसके भार के बराबर इसको एक फोर्स रेजिस्ट करना पड़ेगा, जिसके कारण इसके पीठ पर ये बोझ लटका हुआ है। मतलब ये एक बल तो लगा रहा है एमजी ऊर्ध्वाधर दिशा में, लेकिन क्या विस्थापन हो रहा है, तो कहेंगे नहीं भाई वो गधा लेकर के ऊपर की तरफ उठ भी तो नहीं रहा है, ना नीचे चल रहा है, और फोर्स ऊर्ध्वाधर लग रहा है, मतलब विस्थापन भी ऊर्ध्वाधर दिशा में ही होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। दूसरा ये भी नहीं कर रहा है कि भाई ये फोर्स लगा करके आगे या पीछे की तरफ चल रहा हो कि विस्थापन उधर मिले और कोई फोर्स लगे उस पर, तो ये कुछ नहीं कर रहा है। अर्थात ऐसा कह देंगे कि वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि बोझ का विस्थापन बल की दिशा से 90 डिग्री पर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे की तरफ कार्य करता है तथा वस्तु का भार का विस्थापन प्लस विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है। अगर ये चलता भी तो भाई इसके इस भार के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब ये चलेगा तो किधर, क्षैतिज, और इस पे जो बल लग रहा है वो नीचे और विस्थापन हो रहा है क्षैतिज, मतलब इसने कोई कार्य नहीं किया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई एक पवन चक्की विंड मिल कुएं से पानी उठा रहा है। तो भाई विंड मिल अगर पानी उठा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि विंड मिल में ऐसा कुछ अरेंजमेंट, ये मान लीजिए ये हमारी पवन चक्की हो गई, इससे एक बेल्ट ऐसा करके कुएं में गया और कुएं में भरा था भाई पानी, ऐसी अरेंजमेंट होती है। और इस पे क्या बना होगा, तो इस पे बने होंगे बहुत सारे ऐसे कप, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे कप नुमा स्ट्रक्चर। अब ये क्या कर रहे होंगे भाई, कप नुमा स्ट्रक्चर। तो कप नुमा स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो ये कप नुमा स्ट्रक्चर इसमें भर के ले आएगा पानी। ये जैसे जाएगा यहाँ पे पानी इसमें भरेगा, भर करके पानी ऊपर उठा, अब इसके बाद इस पानी को इधर विड्रॉल कर लेंगे। तो मतलब क्या हुआ भाई, ये पानी पे इसने क्या किया, यहां पे इस पानी पे ऊपर की तरफ लगा बल। ये पवन चक्की क्या करा, गोल 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 इसको घुमाएगा। भाई पवन चक्की चल रहा है, उस पर एक बेल्ट चढ़ा दिया, गोल 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 घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, तो ये ऊपर की तरफ लगा रहा है भाई फोर्स, और इस पानी में विस्थापन भी हो रहा है ऊपर की ही तरफ। तो मतलब क्या मिला, कार्य हो रहा है। क्यों, क्योंकि जल का विस्थापन हो रहा है, अर्थात गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पानी को ऊपर उठाया जा रहा है। यह विस्थापित हो रही है ना, जल ऊपर उठ रही है, तो मतलब यहां पर भी कार्य हो रहा है। इस केस में कार्य हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां कार्य हुआ। कार्य होने का कारण क्या होता है भाई, फोर्स लगे और उसमें विस्थापन हो तो कार्य हो रहा है। फोर्स लगे और विस्थापन दूसरे डायरेक्शन में हो तो कोई कार्य नहीं हो रहा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर विस्थापन हो रहा है 90 डिग्री पे तो कोई कार्य नहीं। हां, विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य होगा, और कैसा कार्य होगा भाई, तो वो नेगेटिव कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। चलिए, तो मतलब ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहे भाई, एक बार फिर से क्वेश्चन रिव्यू करके आते हैं। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना। एक हरे पौधे में अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, मतलब वहां पे ना तो बल लग रहा है और ना ही विस्थापन हो रही है। क्या होता है भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो देखिए सनलाइट मिलती है,
ये इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अपने जड़ों के द्वारा पानी, ये सब कुछ लेकर के ये पत्ते क्या बनाते हैं भाई? फूड। ये बनाता है फूड। फूड मतलब ये बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है, क्या बना लेता है ये? ग्लूकोज। और वो ट्रांसमिट हो जाती है इस पौधों को, मतलब पौधे के तने में, हर जगह जो इतनी जीवित चीजें हैं इसमें सब में जाएगी वो ग्लूकोज, मतलब यही उसका भोजन है। और इसमें से इवॉल्व हो जाती है क्या? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। इसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी चीज को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें बल लगा क्या कहीं, या विस्थापित हुई क्या कोई चीज, कुछ चला क्या? तो आप पाएंगे नहीं भाई, पौधा जहां था वहीं पड़ा है, कोई विस्थापन नहीं, कोई बल नहीं, मतलब कार्य भी कितना हो जाएगा? जीरो। भाई वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने ये भी जीरो किया, ये भी जीरो किया, तो वर्क भी तो जीरो ही होगा ना। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में ये था भाई कि कोई अनाज को हम धूप में सुखाते हैं, तो जैसे हम अनाज को धूप में सुखाते हैं, उसमें धूप पड़ता है। धूप पड़ने के साथ में क्या होगा भाई? ये जब आएगी तो इसके साथ में लाइट एनर्जी जो आ रही है, इसके साथ में एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं हीट। और ये हीट क्या करेगी? जो ग्रेन्स, जो अनाज सूख रहे हैं, उसमें जितना वाष्पशील तत्व होगा, मॉइस्चर होगा, उसको क्या करेगी भाई? वाष्प बना के उड़ा देगा। अब मॉइस्चर उसमें से उड़ गया, मतलब वो सूख गया। क्या इस अवधि में कहीं कोई बल लगा क्या? ये वाष्पशील पदार्थों को उड़ाना हीट से, इसमें कोई बल लगा क्या? कोई विस्थापन हुआ क्या? क्या अनाज चल करके कहीं चले गए क्या? तो आप कहेंगे नहीं भाई, ना तो यहां बल लगा रहे हैं, ना ही यहां पे कोई विस्थापन हो रहा है। जब ना बल है ना विस्थापन, तो कार्य कितना? शून्य। कार्य इन्हीं दो बातों पर निर्भर करता है, बल और विस्थापन पे, और बल और विस्थापन दोनों जीरो हैं, शून्य है, तो कार्य भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब यहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। आखिरी केस थी हमारी भाई कि अगर एक पाल लगी हुई नाव हो, ये रही नाव, इस पे ये लगा है पाल। पाल लगाने का मतलब क्या होता है भाई? कपड़ा कहूं या मैं कह लेता हूं प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल, जिसको क्या करते हैं, इस तरीके से एक रॉड बांधा और इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। क्या होता है इसका मुख्य रूप से काम? क्या है भाई? तो इसका मुख्य रूप से काम है कि जब भी इसके ऊपर हवा पड़ेगी, तो हवा इस पाल में क्या हो जाएगी? फंसेगी। तो जब फंसेगी तो आपने देखा होगा, जैसे मैट वगैरह, ग्रीन नेट वगैरह घरों के बाहर हम लगा लेते हैं कई बार को धूप से बचाव के लिए, लेकिन जैसे तेज हवा आती है तो उस पूरे मैट को ऐसा उठा पटक शुरू हो जाता है भाई, उसको हिलाने शुरू कर देती है। ठीक है ना? या फिर आप झंडा, तो सभी ने देखा होगा, हवा बहता है तो झंडे को ऐसा लहराती है ना। अब उस झंडे को इधर साइड से भी बांध दीजिए, तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि ये जो हवा जो बल लगाएगी उस झंडे को उड़ाते हुए लेके चले जाए। तो इसको दोनों तरफ से बांध दिया। अब यहां पे क्या लगेगा भाई? यहां हवा आएगी। हवा आएगी तो क्या करेगी? इसको धकाएगी। अब धकाएगी तो मतलब क्या हुआ? मुझे नाव चलाने में क्या होगा? मदद मिल जाएगी। क्यों मदद मिलेगी भाई? क्योंकि इसने लगाया फोर्स, और इसके फोर्स के कारण हमारी बोट जो है वो क्या होगी? डिस्प्लेस। मतलब यहां पर कार्य हो रहा है, क्योंकि पवन ऊर्जा द्वारा क्या लगाया जा रहा है? बल। और बल लगाने पर जो पाल लगी हुई नाव है उसमें गति होती है, अर्थात विस्थापन होता है। बल कौन लगा रहा है भाई? हवा। हवा इसके ऊपर क्या कर रही है? बल लगा रही है। और इसके कारण क्या मिल रहा मुझे? इसके कारण मुझे मिल रहा विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, इसी को तो हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं भाई कार्य। तो अर्थात जहां जहां पर बल लगे और उस बल के कारण विस्थापन हो, तो उसको हम कहेंगे भाई वहां पर कार्य हो रहा है। तो इस आखिरी केस में भी हमारा कार्य हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की बात। सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ में के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्षैतिज रेखा पर स्थित है। कैसे क्षैतिज भाई? एक ही क्षैतिज में। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया? भाई गुरुत्व बल के कार्य की बात कर रहे हैं, तो एक बात समझेंगे
ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये एक सतह है, ये सतह समतल है, मतलब कोई ऑड इवन नहीं है, ऊंचाई ऊंचाई कुछ नहीं है इसके ऊपर। एक पिंड को एक कोण पे फेंक दीजिए। तो मैंने भैया इस पत्थर को लिया और यहां से एक कोण बनाता हुआ मैंने इधर की तरफ फेंक दिया। तो जैसे ही मैं इस कोण को बनाते हुए इधर फेंकूंगा, इसका रास्ता कुछ यूं हो जाएगा, ये जाएगा और ये वापस आकर के गिर जाएगा। जितने के कोण से ये जाएगा उतने के ही कोण से जाकर के वापस आ जाएगा। ये ऐसा गया और ये ऐसा ही वापस आ गया। जितने के कोण से चला था उतने के ही कोण से वापस आ गया। तो मतलब ये पत्थर जो है ये भाई थोड़ी देर के बाद ये वापस है, ये इसकी अंतिम बिंदु हो गई, अंतिम पोजीशन हो गई, यहां आकर के गिर गया। तो यहां गिरते समय भाई ये रहा, ये आकर के गिर चुका है। अब अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये दोनों एक ही तल में स्थित हैं, हाइट में कोई वेरिएशन नहीं आया, ठीक है ना। तो कह रहे गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। तो भाई गुरुत्व बल द्वारा जो किया गया कार्य है, गुरुत्व बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसकी मैं बात करूं, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, ये अल्टीमेटली इस वस्तु के अंदर उपस्थित स्थितिज ऊर्जा को बताता है कि इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, PE = mgh, या यूं कहूं भाई ये जो कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी। अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो ये PE को लिख लीजिए भाई, इसको कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। मैं जरा लिखता हूं, बल इंटू विस्थापन। अब भाई गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो तो ऊर्ध्वाधर ही लगाएगा ना फोर्स, क्षैतिज में तो कुछ होना ही नहीं है, ऊर्ध्वाधर फोर्स लगा रहा है। तो बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए द्रव्यमान इंटू त्वरण। और विस्थापन कितना, h का। अब आप पाइए इसमें थोड़ा सा देखिए, तो ये h विस्थापन हो रहा है ये जब ये मैक्सिमम हाइट पर है तब, लेकिन ये दोनों एक ही तल में होने के कारण इसमें हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जहां से चला था वहीं आ गया, तो हाइट हो गया 0। मतलब इस पिंड के पास माना द्रव्यमान होगा, g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है भाई 9.8, ये भी होगी, लेकिन इस h की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया भाई, 0। कितना हो गया, 0। मतलब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होना चाहिए भाई, इसका मान होना चाहिए 0। कारण समझ में आ चुका है। अब एक बार थ्योरेटिकली इसी आंसर को लिखते हैं। क्या लिखूंगा मैं, तो ये देखिए भाई, चूंकि पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु, ये उसका प्रारंभिक बिंदु था और ये उसका अंतिम बिंदु था, एक ही क्षैतिज रेखा पर, अर्थात पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है। इसका जो विस्थापन हुआ सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर नहीं हुआ भाई, ऊर्ध्वाधर में कोई विस्थापन नहीं है, इसलिए नेट विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं हो रहा है। अतः गुरुत्वीय बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय बल की दिशा और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। मतलब जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। आपको ऐसे समझे, एक और तरकीब है, एक और तरीका है, इससे भी समझ सकते हैं। क्या है भाई, तो देखिए वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हमने ये बात भी किया हुआ है हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। हमने जो कॉन्सेप्ट वीडियोस की बात करी वहां पे हमने इसकी चर्चा की हुई है। क्या किया था भाई, तो हमने ऐसा कहा था कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल यहां लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा हो, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, यहां पे इसका उल्टा मान लीजिए तो इस केस के लिए भी बन जाएगा। ये जो हो रहा है ये हो रहा है इसका विस्थापन मतलब एस, और बल जो लग रहा है गुरुत्वाकर्षण वो मान लीजिए नीचे लग रहा है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है भाई, 90 डिग्री। और कार्य चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। इन दोनों को ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है मेरा Fs cos थीटा। अब ये थीटा क्या है भाई, तो थीटा ये कोण है,
कौन सा कोण? इन दोनों के बीच का। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच का ये कोण है कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो cos थीटा का 90 डिग्री में मान एफ एस cos 90 डिग्री, इस कोण का मान होता है 0, अर्थात W इक्वल्स टू भी क्या मिल जाता है? 0, वर्क डन 0। तो वही चीज लिख लो एफ एस cos थीटा। अब आपको यहां पे प्राप्त क्या हो रहा है भाई कि इस पिंड पे जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ, ये जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ, और जो ये विस्थापन मिला है, ये विस्थापन आप देखेंगे तो ये मिला है कैसा भाई? क्षैतिज। तो विस्थापन और बल के बीच का कोण देखिए, ये है मेरा नीचे की तरफ लगने वाला क्या भाई? ये फोर्स, और इस दिशा में हो रहा है क्या भाई? विस्थापन। दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो यहां लिख दूंगा मैं एफ एस cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब 0, यानी कार्य कितना हो गया इसमें? इस केस में कार्य की जो वैल्यू आई वो आ गई 0, शून्य कार्य, कुछ कार्य भी नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पे भाई ये दोनों मेथड से देख लिया, समझ लिया। आप दोनों में से जिसको चाहें उससे कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है ना? बैटरी से क्या हो रहा है भाई? बल्ब जल रहा है। तो इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। कौन सी ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है, इसकी डिस्कशन करना है। ये तो बड़ा ही आसान है ना भाई, आपके आसपास में ये घटनाक्रम बहुत बार घटित होता है। हम टॉर्च जलाते हैं, फोन से भी आप टॉर्च जो जला रहे हैं उसमें भी यही हो रहा है, क्योंकि उसमें एक बैटरी लगी है। अब ये बैटरी का जनरली क्या होता है? तो बैटरी है मतलब इसमें लगी है हमारे पास शुष्क सेल। शुष्क सेल का मतलब क्या होता है भाई? इसके अंदर है कुछ रासायनिक तत्व, और ये रासायनिक तत्व क्या करते भाई? तो ये करते रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलता है मुझे रासायनिक ऊर्जा। वो रासायनिक ऊर्जा तब्दील होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ये दोनों काम होनी होती है बैटरी के अंदर। अब बैटरी से जो मुझे प्राप्त हुई विद्युत धारा, उसको ऊष्मीय ऊर्जा में सबसे पहले, और ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में तब्दील करने का काम करता है भाई हमारा कौन? बल्ब। तो ये अगला काम है बल्ब का। यहां पर ये दोनों एक दूसरे को लिंक हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के एक बैटरी से टॉर्च जलने के बीच में क्या क्या प्रक्रम हो रहा है भाई? तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, और वही ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में एट द फाइनल एंड बदल रही है, जो टॉर्च का मुख्य कार्य होता है। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया भाई हमारा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहे हैं 20 केजी द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित कर देता है। तो बल द्वारा किए गए कार्य की परिकलन कीजिए। तो देखिए भाई, न्यूमेरिकल जैसे ही हमारे पास आते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है? तो जो भी गिवन डेटा रख दीजिए। इसके बाद अपने आप ये बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम काम करते हैं वही करेंगे भाई। क्या करते हैं? तो हम ये काम करते हैं, हम लिखते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? तो दिया गया है हमारे पास में 20 केजी द्रव्यमान, मतलब मास दिया गया है, द्रव्यमान की वैल्यू हमें दी गई है, m गिवन है 20 केजी। आगे बढ़ता हूं मैं। कोई बल, फोर्स की कोई बात नहीं की गई, उसकी वैल्यू नहीं बताई गई, कोई भी बल है जो काम क्या करे भी? तो 5 मीटर पर सेकेंड से कोई चीज चल रही है, उसको 2 मीटर पर सेकेंड पे ले आ रही है। इसका मतलब ब्रेकिंग अप्लाई हो रहा है ना, उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है भाई? ब्रेक अप्लाई हो रहा है। तो जब यहां पे ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका जो प्रारंभिक वेग है u जो है, u का मान हो जाता है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल है, जो अंतिम वेग है v जो है, ये v का मान हो जाता है भाई 2 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं कि इस बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कितना काम किया इस बल ने। तो इस बल ने जो काम किया उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्म है कि भाई जो कार्य होता है
जब वस्तु गतिज ऊर्जा में हो, मतलब जब वस्तु गति कर रही हो, तो जो मेरा कार्य हो रहा है वो कार्य किसके रूप में होगा? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो हमने एक टर्म हमने ये देखा था, हमने एक बात की थी कार्य ऊर्जा प्रमेय की। चूंकि ये नाम हमने वहां लिखा था इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। ये कहां से भाई? तो ये करने से पूर्व हमने देखा हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस में, हमने इसको स्प्लिट करके एक एक करके सब कुछ देखा हुआ भाई। खैर, अगर आपने उसको नहीं भी कवर किया अभी तक तो आप उसको जरूर कीजिएगा, बट स्टिल अभी यहां पर मैं एक बार दोबारा से उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो कार्य का होने का मतलब होता है कि जो उसका अंतिम गतिज ऊर्जा है उसमें से उसकी प्रारंभिक, अंतिम गतिज ऊर्जा में से इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस कर दीजिए। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इसको मैं क्या कर लूं भाई? माइनस कर दूं। क्यों माइनस करना भाई? मुझे क्या चाहिए? परिवर्तन कितना हुआ? जितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वही मेरे द्वारा कार्य हुआ। जितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? तो ये बन गया मेरा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब कहेंगे ये कहां से? तो भाई गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए गिवन है क्या सब कुछ, तो आप पाएंगे सब दिया गया है। क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ m। द्रव्यमान 20 किलो, तो 20 रख दिया। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 2 का स्क्वायर माइनस हाफ 20 हो गया द्रव्यमान, और u का मान कितना भाई? 5 मीटर पर सेकेंड से सबसे पहले वो चल रहा था, तो 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 10 बार में, इस 2 से ये भी 10 बार में, तो ये कितना हो गया भाई? 10 गुणे 4 माइनस 10 गुणे 5 पचे 25, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40 माइनस 250, 25 दाह में 250, माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 210 जूल। कितना आ गया? माइनस 210 जूल। तो यही कह रहे थे भाई कार्य निकालिए, कार्य आ गया माइनस 210 जूल। अच्छा, ये नेगेटिव का क्या मतलब है? यहां पे जो नकारात्मक चिन्ह है इसका क्या मतलब है? तो नेगेटिव आने का मतलब यह होता है कि लगाया गया बल और होने वाला उसमें जो विस्थापन है वो दोनों विपरीत हैं। ठीक है, नेगेटिव कार्य का मतलब यह हुआ कि बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हुआ है। ठीक है ना? या आप ऐसा समझ लें, नेगेटिव त्वरण मंदन जिसकी बात करते, देखिए आपने जो बल लगाया होगा उसको रोकने के लिए, तो वो तो ऐसा चल रहा था। आपने उसके विपरीत दिशा में जब किया तब तो वो रुकी नहीं, तो वो चलते चली जाती ना। वो रुकने का मुख्य कारण क्या भाई? कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसीलिए वो रुक रही। इसीलिए यहां पे क्या करें? वर्क इक्वल्स टू माइनस 210 जूल आया है, मतलब ये माइनस साइन बता रहा है कि ये विपरीत दिशा में चल रहा है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है, नकारात्मक कार्य हुआ है यहां पे। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमें समझ में आया है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड एक मेज पर ए बिंदु पर रखा हुआ है। एक मेज पर एक पिंड रखा हुआ है भाई, 10 केजी द्रव्यमान है, इससे बी बिंदु तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए भाई, ये कह रहे हैं एक ये मेज है, अब इस मेज पर 2 बिंदु है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ये हो गया मेरा ए बिंदु, यहां पर ये सबसे पहले रखा हुआ है। इसको मैंने क्या किया? तो मैंने इसके ऊपर बल लगाया और इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पर। अब यह वस्तु आ चुका है बी बिंदु पे।
द्रव्यमान कितना भाई 10 kg, इधर भी लिख देता हूं 10 kg। सेम है, ए तथा बी को मिलाने वाली ये रेखा एक ही तल में रखी हुई है, 36 में है, मतलब एक ही तल में। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा, भाई इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अगर यहां पर ये पिंड है तो इसके ऊपर गुरुत्व बल नीचे, यहां पर भी गुरुत्व बल लग रहा होगा नीचे की तरफ। दोनों में जो गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ, तो भाई मैं ये कहूं बल की दिशा ये रही और विस्थापन की दिशा ये रही। ए से बी जाने के लिए इधर ही जाएंगे। दोनों के बीच का कोण कितना है भाई, तो दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो मुझे पता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। और हमने यह भी देखा कि यह चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है बल, और विस्थापन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जबकि कार्य जो है वो स्केलर है। ये दोनों सदिश है और ये कैसा भाई अदिश है। इन दोनों में दिशा की इंपॉर्टेंस है, बल में दिशा की इंपॉर्टेंस है, विस्थापन में दिशा की इंपॉर्टेंस है, कार्य में नहीं है। तो जब कभी भी हम इसका अगला फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं भाई, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे एक टर्म आ जाता है जिसको हम कहते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई, तो ये देखिए ये होता है जो थीटा, ये होता है कोण बल तथा विस्थापन के बीच। ये जो बल है और जो विस्थापन है, इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का है तो इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं, ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री। और ये एक छोटी सी बात याद रख लेंगे, कॉस की जो वैल्यू होती है 90 डिग्री की वो होती है हमारी 0, और यही कॉस की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री की वो होती है 1। मतलब अगर इसी पिंड पे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं इस बात को भी, अगर इसी पिंड पे आपने बल इधर ही लगाया और ये पिंड विस्थापित भी इधर ही हो गया, तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। अगर विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, तो कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री। तो मतलब ये दूसरा केस है, जब 0 डिग्री होगा तब कार्य आता है। मैंने लिख दिया याद रखने के लिए। कितना हो जाएगा भाई, तो आप यहां पे लिखेंगे एफ एस इंटू कॉस 90 की वैल्यू मैंने बताई कितना, 0 डिग्री। आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। मैंने भाई बल इधर लगाया और विस्थापित कहीं और हो गई, परपेंडिकुलर दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य शून्य होगा। हम उसको क्षैतिज खिसका रहे हैं तो भाई पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य तब होता है जब वो वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती। ऐसा नहीं है यहां 90 डिग्री बनना मतलब है 0, यानी कार्य बराबर कितना, 0। कितना वर्क डन आएगा भाई इसके केस में, इसके केस में कुल कार्य गुरुत्व बल द्वारा 0, मतलब लिख सकते हैं अर्थात ये देखिए ना, ये फोर्स ये mg नीचे की तरफ ही लगेगा ना, अर्थात गुरुत्वीय बल द्वारा, अर्थात गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कितना होगा भाई, 0। ठीक, चलिए तो मुझे इसका भी आंसर मिल गया। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हम जरा देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। 6वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम हो जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन कर रही है? यह कहना चाह रहे हैं कि हमें एक बात पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पी जो होती है, इसकी वैल्यू होती है mgh। अब चूंकि मान लीजिए वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, तो गिरने के दौरान मुझे पता है इसके द्रव्यमान में तो कोई कमी नहीं आएगी, जितने द्रव्यमान का ये होगा उतना ही होगा, जितने केजी का यहाँ है उतने ही केजी का रहेगा, नहीं बदलने वाला। अच्छा, जी जो है, जी कौन भाई, तो इसमें लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण तो पूरी पृथ्वी पर समान रहने वाला, ये बदलने नहीं वाला। तो m और g कांस्टेंट हो गया, बचा कौन, ये h। अब ये कह रहे हैं कि भाई h में कमी,
ये वस्तु नीचे गिरेगी, मान लीजिए यहां पर आ गई वस्तु, तो ये वस्तु नीचे गिरी तो मतलब हाइट में कमी आई, हाइट में कमी आएगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। तो भाई हमने तो पढ़ा था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां तो पा रहे हैं कि इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। तो क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? तो बिल्कुल नहीं है भाई। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन नहीं है। हो यह रहा है कि यह पोटेंशियल एनर्जी बदलती जा रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। अगर एक वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है मतलब क्या? उसकी जो स्थितिज ऊर्जा थी उसी के कारण वस्तु गतिज ऊर्जा में आ गई। गतिज ऊर्जा में आ गई मतलब क्या हुआ भाई? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है, गतिज ऊर्जा जो आ रही है, वो किसके कारण? इसके पोटेंशियल एनर्जी के कारण। जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वही बदल रही है वहां गतिज ऊर्जा में। ठीक है, मतलब समझ में आता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो इस जगह पे मैं ये टॉप पे बात करता हूं, इस टॉप पे, इस टॉप को मैं ए नाम देता हूं, ये इंटरमीडिएट पोजीशन बी और ये सी। ए पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे क्या मिलना चाहिए? पीई प्लस के ई इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट वैल्यू में मान लीजिए चलिए 100 बोलते, तो पीई यहां पे कितना होगा भाई? 100, और काइनेटिक कितनी होगी? 0। ये पूरी वैल्यू 100 आई। कहां? ए पर। क्यों? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये वस्तु गति नहीं कर रहा है जब सबसे ऊपरी सतह पे पहुंच चुका है तब, तो ये 0 हो गया। अगला जब बी पर आएगा, बी की लोकेशन जो है वो मैं कह लेता हूं h/2 पे, हाइट आधा पे, तो ये आधा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गया, मतलब 50 पोटेंशियल 50 काइनेटिक। अभी भी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, 100 ही है। चलता हूं मैं सी पे। सी पे क्या होगा? हाइट तो यहां हो गई भाई 0, ये h की वैल्यू 0 करूंगा तो ये सब 0 हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 100। यहां जब नीचे गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम, अपने अधिकतम वेग से आकर के टकराएगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी यहां पे। अब जोड़िए कितना आया? 100। आप इन तीनों पोजीशन में देखिए, ए बी सी तीनों पोजीशन में क्या टोटल एनर्जी बदली? तो आप कहेंगे नहीं बदली, तो क्या? पोटेंशियल काइनेटिक में। यह नहीं कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो होगा वो बदल जाए, मतलब ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो था वो लागू हो रहा है, बस परिवर्तित क्या हो रहा है भाई? तो परिवर्तित यह हो रहा है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, बस टोटल एनर्जी नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध नहीं हुआ भाई। मतलब चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है भाई। यहां पे 50% की कमी हुई थी तो 50% का इंक्रीमेंट मिल गया, बढ़ गया। यहां पे 50 कम हुआ था तो 85 बढ़ गया। 100 मैंने एक नंबर माना है ऐसे ही। किसी ऊंचाई पर स्थित स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है इसके वेग में वृद्धि होती जाती है। वस्तु नीचे की तरफ गिरती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी भाई। और इस तरह स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यही स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदल रही है, इसलिए कह रहे हैं स्थितिज ऊर्जा में कमी और उतनी ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अच्छा ठीक, इसका रेसिप्रोकल भी होता है। जब ये वस्तु ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल रही होती, और मैक्सिमम हाइट पे गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाता। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला होता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी होगी? अधिकतम, तथा इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो न्यूनतम होगी, क्योंकि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये तो एक्सप्लेन किया है, यहां पे h की वैल्यू क्या है? 0, तो स्थितिज ऊर्जा कैसी हो गई? 0। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि परिवर्तित होती है, और प्रत्येक बिंदु पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर कांस्टेंट। स्थितिज और गतिज का जो समिशन होता है वो हमेशा अचर, अचर मतलब क्या भाई? ये कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, स्थिरांक, एक नियत जो बदले नहीं, अचर ही रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं होता है।
अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर सदैव बनी रहती है, यह परिवर्तित नहीं हो रही भैया, हमेशा ही ये जो फॉर्मेट है यह फॉर्मेट बनी हुई है, कहीं पे भी चेंज नहीं देखने को मिला। ठीक है, मतलब ये समझ में आता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत था वो सेम रहने वाला है भाई, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो नियम हमेशा हर जगह फॉलो होगा ही होगा। तो चलिए भाई हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। भाई ये कह रहे हैं कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा होता है, मतलब कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर करना है। आप सभी को साइकिल चलाना तो आता ही है भाई, रेगुलरली आप चलाते हैं, आपको पता भी है कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है। ये भाई साहब साइकिल चला रहे हैं, देखो थक गए, मतलब थकने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है पैडल के ऊपर अपने मांसपेशियों द्वारा ऊर्जा लगा रहे हैं, मतलब पेशीय ऊर्जा लग रही है, और वो ऊर्जा फिर किस में कन्वर्ट हो रही है भाई, ये चलाना है इसको। तो मतलब वो जो पैडल के पास में आई है जो ऊर्जा वो किस में कन्वर्ट हो रही है, तो हमारी पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। गोल चल रहा है ना यांत्रिक ऊर्जा में। अब यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्टेड है भाई, तो ये हमारी गतिज ऊर्जा में। ये साइकिल आगे बढ़ रही है, गति कर रही है, तो मतलब गतिज ऊर्जा में। और जब साइकिल गति करेगी तो इसके रोड के यहां पे रोड और पहिए के बीच में हीट अवेलेबल होगा। क्यों भाई, क्योंकि वहां घर्षण हो रहा है ना, पहिया गर्म हो जाएगा ना भाई घर्षण के कारण, तो मतलब वहां पे हीट भी अवेलेबल होगा। तो चलिए एक बार आंसर देखते हैं कि आंसर में क्या कह रहे हैं भाई। आंसर ये है कि जब साइकिल सवार बल लगाता है तो और पैडल घुमाता है तो इस प्रकार वह यांत्रिक कार्य कर रहा है। पैडल घुमा रहा है मतलब यांत्रिक कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए गति करने लगते हैं और यांत्रिक कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जो ये इसने पेशीय ऊर्जा लगाया जिसकी वजह से यहां पे यांत्रिक कार्य हो रहा है, ये अब गतिज ऊर्जा में बदल गई, गति करने लगी। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल के सामना करने में भी व्यय होता है। जितना इसने पेशीय ऊर्जा लगाया उसके कारण इसके गतिज ऊर्जा नहीं होगी, कुछ न कुछ हिस्सा यहां पे घर्षण बल के रूप में, हीट के रूप में भी व्यय होगा। अच्छा घर्षण नहीं होगा तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई, घर्षण होगा तभी तो साइकिल आगे बढ़ रही है। इसके पहिया पे एक बल इधर पीछे काम कर रहा तभी तो ये आगे जा पा रही है। ठीक है ना, तो यही बात कह रहे हैं, मतलब घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। जो यहाँ पे घर्षण बल लग रही है उसके कारण जो कार्य होगा वो हीट एनर्जी में तब्दील होगा। मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए इन शॉर्ट, पेशीय ऊर्जा थी कन्वर्ट हुई यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा मतलब वो पैडल को घुमाने में, और पैडल को घुमाया मतलब वो हो गई गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट। काय में भाई, तो साइकिल की जो गति है वो गतिज ऊर्जा। इसके बाद ये गतिज ऊर्जा के कारण ऊष्मीय ऊर्जा भी उपलब्ध हुई। कहां पे, तो रोड और पहिए के बीच में घर्षण के कारण। मतलब इसका भी आंसर हमको समझ में आ गया, इसका भी आंसर हमें मिल गया। हम जरा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहां चली जाती है? भाई ये कहना चाह रहे हैं ये बड़ा सा पत्थर और ये बल लगा रहे, तो ये तो आपको पता है ना कि ये पत्थर को खिसका तो नहीं पाएंगे भाई साहब। तो मतलब क्या होगा भाई, जब ये पत्थर को खिसका नहीं पाएंगे और ये पसीने पसीने भी हो रहे हैं, तो कहना ये चाह रहे क्या आपके द्वारा ऊर्जा खर्च की गई है? क्योंकि हम तो उसको कहते हैं अगर कहीं कार्य हो, मैं बल लगाऊं वो विस्थापित हो जाए, तो मैंने कहा कि मैंने कार्य किया, और जब मैंने कहा कि मैंने कार्य किया तभी मैं कहता हूं कि मैंने कोई ऊर्जा खर्च की। यहां तो मुझे दिख रहा कोई विस्थापन नहीं होने वाला। जब कोई विस्थापन नहीं होने वाला मतलब ये कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही। कायदे से तो यही कहता है, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम पता है कि भाई हम तो पूरे पसीने पसीने हो जाते भाई बल लगाते लगाते, तो कुछ तो ऊर्जा व्यय हुई, हम थक भी जाते हैं। हम दीवार को, अपने घर की दीवार को ऐसा पकड़ के खूब दबाए जा रहे, धकाए जा रहे, तो क्या दीवार आगे खिसकेगी? तो आप कहेंगे नहीं भैया बिल्कुल नहीं खिसकेगी। लेकिन हम तो थक जाए, हम थक गए मतलब हमारी तो ऊर्जा गई, तो कार्य भी नहीं हुआ, ऊर्जा भी खर्च हो गई। ये कैसे संभव है?
इसी का आंसर हमें करना है। तो देखिए हमें यह काम है भाई कि हम ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो रहा है, लेकिन चट्टान में विस्थापन नहीं होने के कारण शून्य हो जाता है। ऊर्जा तो खर्च हो रही है, किंतु मैं इसको विस्थापित नहीं कर सकता। इसको विस्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में जो यहां पे जो घर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है, या मैं यूं कहूं जो इसका जड़त्व है, एक ऐसा गुण जिसके कारण अगर ये विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहना चाहता है, जिसको जड़त्व कहते हैं, उसके कारण ये आगे नहीं गति कर पा रहा। भाई मैं तो बल लगा ही रहा हूं, तो मतलब उसमें विस्थापन नहीं हो रहा, इसलिए शून्य है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा के कारण चट्टानों में थोड़ा सा विरूपण, डिफॉर्मेशन होता है। या तो वो डिफॉर्म होगा जहां हमने बल लगाया, या अगर मान लीजिए डिफॉर्म भी नहीं हुआ, तब ऊर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करती है। भाई जरूरी थोड़ी है कि ये बल लगा रहे हैं तो ये चट्टान को मोड़ देंगे या फिर चट्टान में कुछ विकृति आ जाएगी, कहीं से टूट जाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। अगर किसी जगह पे ऐसा हो रहा है तो मतलब आप समझिए कि आपके द्वारा ऊर्जा जो दी गई उसके कारण हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमारा लगाया गया बल सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा है इसको विरूपित करने की, उसको चेंज करने की। इसी कारण व्यक्ति को थकान महसूस होती है और अंततः ऊष्मीय ऊर्जा मतलब पसीने के रूप में रूपांतरित हो जाती है। मतलब क्या समझ में आया? जो मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं उसके कारण इसमें तो कोई कार्य नहीं हुआ, विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए इसके कारण कार्य नहीं हुआ, लेकिन बल तो लगाया गया। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स तो है लेकिन विस्थापन नहीं है। तो कार्य बराबर होता है भाई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो F इंटू जीरो मतलब जीरो। किंतु मैंने जो बल लगाया था उसके कारण हमको पसीना आता है, मतलब मेरे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है, पसीने के रूप में बाहर निकल गई। तो मतलब हमने इस जगह पर भी बल लगाया है, हमारी ऊर्जा में खर्च होगी, ऊर्जा खपत होगा भाई, भले विस्थापन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी घर में एक महीने में 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा में कुल कितनी होगी? देखिए कितनी व्यय हुई है भाई? 250 यूनिट। और हमने बात किया था एक यूनिट जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, अब क्या करें भाई, उनके यहां व्यय कितनी हुई? 250। तो कुल कितना हो जाएगा? तो 250 गुणे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो भाई ये डेसिमल तो गायब हो जाएगा, 36 का 25 में गुणा। ठीक है, तो 25 से 6 बार में करेंगे तो 150, 15 बच गया भाई। और 25 से 3 बार में करेंगे तो 75, 75 और 15, 75 और 5 80 और 10 90, यानी 900 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक, सिंपली गुणा करना था क्योंकि एक यूनिट जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है भाई। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इतनी ऊर्जा व्यय होती है तब जाकर के हमारे घर में जो हमारा मीटर है वो एक यूनिट काउंट करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरा दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? सिंपल है भाई, ये देखिए, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दे रहे हैं M40 kg और इसको धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाइए, मतलब H दे दिया 5 मीटर। स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो स्थितिज ऊर्जा बताने के लिए हमें ज्ञात है PE इक्वल्स टू होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू होता है mgh, और G की वैल्यू इन्होंने कही है कि 10 ले लीजिए। तो मैं यहां ले लेता हूं M की वैल्यू 40, H की G की वैल्यू 10 और H की वैल्यू 5। 5 से 4 बार में करेंगे कितना हो जाएगा? 20। 20 पर ये 2 जीरो और, मतलब 2000 जूल। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हो गई भाई? पोटेंशियल एनर्जी 2000 जूल। और ये कह रहे हैं आधे रास्ते पे। तो एक बात समझता, ये वस्तु
यहां से उठा करके ऊपर ले जाया गया, यहां तक ले जाने में जो कार्य किया गया वो 2000 जूल का था, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 2000 जूल। इसका मतलब इसके ऊपर जो कार्य किया गया है वो 2000 जूल का है। कब? जब इसको 5 मीटर की हाइट पे उठा दिया तब, और वस्तु है हमारी वही 40 kg का। अब एक बात समझेंगे, जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वही अब नीचे जब गिरना शुरू होगा तो तब्दील होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। मेरे से पूछा जा रहा है बिल्कुल मिड पे, यहां पे, यहां मतलब हाइट कितना, 5/2। पूरा फॉर्मूला सेम, क्या करेंगे, h की जगह 5/2, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आधा काइनेटिक एनर्जी में बदल गया होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फिर से मिलना मुझे भैया 2000। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कितना मिलना है, यहाँ पे 2000 ही मिलना है। क्यों? क्योंकि जितनी इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू 2000 माइनस इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो, इस जगह पे, आधे जगह पे, वही होगा आंसर। तो मैं सीधे सिंपली कैलकुलेट कर लूं अगर, तो इसको दो तरीके हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके यहां रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, या फिर सीधे सीधे कह दीजिए हाफ पे, है ना, आधे रास्ते पर, आधे, क्या कहा है, ठीक, आधे रास्ते पर, आधे रास्ते पर, आधे रास्ते पे क्या हो जाएगा भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स, पोटेंशियल एनर्जी का आधा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, तो कह रहे थे भाई जब सबसे ऊपर रखा था 2000, आधा कितना हो जाएगा, 1000। तो पीई डैश कितना आ गया, 1000। चाहे तो सीधे लिख सकते हैं इसी को कि यही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो आधा बचा है वो काइनेटिक एनर्जी। या आप यहां रख करके निकालिए, देखिए सेम वैल्यू आएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 1000, आंसर विल बी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1000 जूल। यही हमसे पूछा गया था, ये निकल गया भाई, काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1000 जूल। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। आप चाहें तो इसका रख सकते हैं स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है भाई, तो ये रहा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कह रहे हैं भाई कि पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं इसमें कि अगर कोई भी उपग्रह जब वृत्तीय गति करता हुआ अपने ग्रह के परितः घूम रहा होता है, तब उसके ग्रह द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके उपग्रह के ऊपर कितना कार्य किया जाता है। तो भाई देखिए, यहां पर ये हो गया हमारा लोकेशन, ये हमारा है ग्रह, ये हमारा ग्रह है जो सेंटर में है, और ये बाहर उपग्रह चक्कर लगा रहा भाई। तो उपग्रह के लिए एक हमने क्या वृत्तीय पथ तय कर दिया। तो हमें एक बात तो ज्ञात है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा लगता है किधर भाई, केंद्र की तरफ। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा अभिकेंद्री बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अभिकेंद्री बल होगा। लेकिन उपग्रह की चलने की दिशा तो ये होगी, इधर चलेगा भाई उपग्रह, उपग्रह उस पे हमेशा टैंजेंट बनाते हुआ स्पर्श रेखा जो होगी वो उपग्रह की दिशा होगी। मतलब उपग्रह हमेशा इधर चल रहा, अर्थात जो विस्थापन हो रहा है वो इधर इसके ऊपर लग रहा है, जो बल वो लग रहा है भाई किधर, वो लग रहा है केंद्र की तरफ। दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है भाई, तो दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है 90 डिग्री का कोण है। किसमें लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल और इसके गति की दिशा के बीच में। तो कार्य के फॉर्मूले से हमको पता है भाई कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। किंतु बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी और विस्थापन भी एक वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मिलते हैं तो फिर हो जाता है ये हमारा फॉर्म W इक्वल्स टू Fs cos थीटा। ये कब आता है भाई, तो मैं थोड़ा सा हटा दूं, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये स्केलर। कौन स्केलर, ये कार्य जो है स्केलर, इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं। तो फिर इसको जब ओपन करते हैं तो हो जाता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा।
अब चूंकि यहां पे बल और विस्थापन तो गिवन है नहीं, या फिर मैं कहूं कि बल और विस्थापन का एक मान इस तरीके से दिया हुआ है कि इसके ऊपर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल होगा वो बल है, मतलब गुरुत्व बल, और जो विस्थापन हो रहा है उसकी ये दिशा। तो मुझे यहां पे मेन मोटिव किससे है? कोण का मान, थीटा मतलब कोण। इस कोण का मान अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो कितना है? 90 डिग्री है भाई। तो एक काम करिए ना, रख दीजिए cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का जो मान होता है ये होता है हमारा 0। फिर से मैं एक और मान लिख देता हूं जिससे कि याद रह जाए। cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1, और इसी प्रकार से एक और टर्म है cos 180 डिग्री, इसका मान होता है -1। तो इतने मान है cos के जो हमें काम आने वाले हैं। जब कहीं पे कार्य पॉजिटिव होता है उसका मतलब यह है 0 डिग्री, लगाया गया बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में। 90 डिग्री मतलब लगाया गया बल और विस्थापन एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर हो जाए तो 90 डिग्री। और अगर मैंने बल लगाया इधर और विस्थापन हो गया इधर तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। इस केस में कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है, ये हमने अपने चैप्टर के अंदर भी समझा था। फिर से एक बार यहां पे देख लिया। तो चलिए ना भाई, 0 डिग्री कह रहे हैं ना, रख दीजिए cos 90 डिग्री कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। ये जो विस्थापन जो दिख रही है ये हमेशा कहां बनती है भाई? तो ये जो विस्थापन हो रही है ये विस्थापन हमेशा उसके नॉर्मल पे बने हुए टेंजेंट पर होती है। नॉर्मल मतलब ये टेंजेंट स्पर्श रेखा इस पे। तो काम करते हैं ना, लिख लेता हूं मैं Fs cos 90 की वैल्यू यहां पे लिखी हुई है 0 इंटू 0, दैट मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू 0। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई भी कार्य नहीं होता, गुरुत्व बल कोई काम नहीं करता भाई वो सैटेलाइट को घुमाने में। इसीलिए तो जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है वो तो चल रहा है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बना करके भेजते हैं हमारे संचार के लिए वो उपग्रह हो सकते हैं, हमारे और सारे मैपिंग्स के लिए उपग्रह हो सकते हैं। उस उपग्रह में कोई फ्यूल नहीं लगता भाई। ये हम अगर सैटेलाइट अपनी लॉन्च करते हैं तो हमारी सैटेलाइट के द्वारा ऐसा घूमने के लिए कोई फ्यूल नहीं डाला जाता उसमें कि हमारी सैटेलाइट पृथ्वी के परितः जब घूम रही है तो उसके अंदर कोई ईंधन डाला जाए। क्यों नहीं भाई? क्योंकि पृथ्वी की कक्षा में जहां पर जाकर के उसको स्थापित किया जाता है वहां पर होता ऐसा है कि यहां से लगने वाला गुरुत्वीय बल यहां और विस्थापन इधर, उसको एक इनिशियल वेलोसिटी उस कक्षा में दे दी जाती है। एक इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से भेज दी जाती है, प्रोजेक्ट कर दी जाती है, जिसके कारण हमेशा दोनों के बीच में मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और उसको दी गई इनिशियल गतिज ऊर्जा उसकी दोनों के डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण होता है, जिसके कारण पृथ्वी द्वारा कोई गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। मतलब वो एक बार अगर चक्कर लगा रही है, बार बार चक्कर लगाएगी, उसके लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। वर्क डन कितना होगा उसके? इसमें वर्क डन है 0। ठीक है, देखिए आंसर, पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा उपग्रह पर किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्व बल विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण है। ये तो बात कर रहे हैं, जब इनके बीच का कोण कितने डिग्री का भाई? 90 डिग्री का कोण हो जाता है तो कार्य 0 हो जाता है, कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, चलिए, चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 12, वो ये कह रहे क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए इस प्रश्न के बारे में और अपने मित्रों अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए भाई। तो एक काम कीजिए भाई, कीजिए विचार विमर्श। कैसे करेंगे भाई? मित्रों से आप फोन से कर लीजिए, वीडियो शेयर करके कर लीजिए, लिंक शेयर करके कर लीजिए, और हमसे विचार विमर्श करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम करते हैं डिस्कशन इसका। अभी के लिए इसको थोड़ा सा हम आंसर आपके सामने रखते हैं, और इसमें कुछ लग रहा है तो करते हैं हम डिस्कशन। हमारे एनसीईआरटी ने कहा भाई डिस्कशन तो करना पड़ेगा। क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो क्या उसमें विस्थापन संभव है? तो मुझे याद आता है न्यूटन का नियम। उन्होंने एक नियम के अनुसार कहा था जो जड़त्व पर आधारित था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी पिंड के ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है
और वो पहले से ही गत्यावस्था में गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी। जड़त्व के अनुसार एक वस्तु अगर गति कर रही है तो वो गति ही करती रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। बैलेंस फोर्स लगेगा, चलती रहेगी, वो नहीं रुकने वाली। तो यहां पे कहने क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में विस्थापन हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है ना। तब हो सकता है जब वो वस्तु पहले से ही गति में हो। अगर वो पहले से ही चल रही हो तो भाई हमको अलग से बल लगाने की जरूरत नहीं है, वस्तु गत्यावस्था में है, गत्यावस्था में ही रहेगी। आंसर पढ़ते हैं। हाँ, आंसर क्या भाई? हाँ, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। यदि बाह्य बल अनुपस्थित है तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम किस पे बेस्ड भाई? जड़त्व पे। प्रथम नियम के अनुसार क्या कहता है भाई? प्रथम नियम कहता है कि जब वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से वो चल रहा है सीधी रेखा में तो हमेशा वो गतिशील ही रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। अर्थात ये सेकेंड नियम के अनुसार समझ में आता है जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई तय स्थिति सेकेंड में बल, कौन सा बल? बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है। इन शॉर्ट, अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में ही रहेगी, अगर उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लग रहा है तो भी वो चलती रहेगी। आंसर क्लियर होगा आई थिंक। चलिए, आप इसका भी रख सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर और देखते हैं ये क्या कह रहे भाई। तो ये कह रहे एक भूसे का गट्ठर, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सर पर 30 मिनट तक रखते रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। भाई यहां पे फिर से एक बात है, एक व्यक्ति है, अब उसने तो साइंस पढ़ी नहीं थी, है ना, उन्होंने हमारी वीडियो देखे नहीं थे, तो भैया आप उनको भी वीडियो रेफर कीजिए। वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भैया एक भूसे का गट्ठर लिया और चुपचाप ऐसे खड़े हो गए। ठीक है, टैलेंट दिखा रहे थे भाई, हाथ छोड़ के भी खड़े हो रह सकते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? एक गट्ठर लिया और खड़े खड़े, इसका मतलब वो चल फिर नहीं रहे। मतलब ऐसा हो रहा है कि वो चल फिर नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्षैतिज विस्थापन नहीं मिल रहा है, और क्षैतिज विस्थापन नहीं मिल रहा है तो मैं तो मानता हूं कि भाई वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि कार्य बराबर मुझे पता है, कार्य बराबर मुझे पता है होता है बल इंटू विस्थापन। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या आप भी सेम समझ पा रहे हैं कि भाई विस्थापन नहीं हो रहा लेकिन बल तो लग रहा है ना। गट्ठर उठाए रख रहा है, भारी तो लग रहा है भाई, उसको बल लगाना पड़ रहा है उसको, तो बल तो लग रहा है। विस्थापन कैसा भाई? शून्य है। ये विस्थापन का मान कैसा है? शून्य है। तो मतलब ये कार्य का मान यहां से अगर डिस्कस करूं तो कैसा हो गया? शून्य हो गया, कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन 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 इन्होंने अपनी ऊर्जा खर्च करी। ये जो है ना, ये थक जाते हैं, थक जाने का मतलब क्या? ऊर्जा खर्च हुई, अर्थात बल तो लगाया, इस बल की एग्जिस्टेंस होगी, विस्थापन की नहीं होगी। कैसे पता भाई बल लगा? भाई वो अगर खड़ा था, है ना, ऐसा हम बनाते भाई, ऐसा गट्ठर, ये हो गया हमारे बंधु, ये ऐसा पकड़े हुए खड़े। अब ये गट्ठर भाई इनके सर पे है, सर पे है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा होगा? तो इस पे हो रहा होगा नीचे की तरफ, इसमें एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो इसके वेट के बराबर होगा, जो इसके भार के बराबर होगा। किसके? गट्ठर के। तो इस mg को रजिस्ट करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए इसको एक रिएक्शन फोर्स तो लगानी ही पड़ रही होगी ना, इसको भारी तो लग ही रहा है। मतलब बल की एग्जिस्टेंस है, विस्थापन की नहीं है। तो इसी बल की एग्जिस्टेंस के कारण, इस बल को लगाने के कारण उसमें थकाव आता है, थकान आता है, क्योंकि जो रक्त संचरण है वो तो हो रही है ना। मांसपेशियां तो, सेल जो मांसपेशियां जो इसको होल्ड करके रखी है उनमें तो दर्द हो रहा है ना भाई, उसके लिए रक्त तो दौड़ रहा है, मतलब ऊर्जा खर्च हो रही है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा क्योंकि विस्थापन का मान 0 है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन में था हमारे पास कुली वाला एग्जाम्पल, कि वो कुली जो है सर पे ऐसा रखे हुए, और वो क्या कर रहा है भाई? सर पे भार रखे हुए क्षैतिज चल रहा है, गया आया, लेकिन उसमें पूछा जा रहा है गुरुत्व के विरुद्ध। तो वहां पे जैसे हम कहते हैं कि भाई वहां पे वो क्या कर रहा है? गुरुत्व के विरुद्ध वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है ना?
ठीक इसी प्रकार से बात एक और होती है कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति हो एक पत्थर को, भारी पत्थर को धक्का रहा, भाई भारी पत्थर तो रखने नहीं वाली, लेकिन वो बंदा जो है, जो व्यक्ति है, वो तो थक गया, पसीने पसीने हो गया। तो क्या कहा हमने उस केस में? हमने उस केस में समझा कि पत्थर के ऊपर उसने बल लगाया, विस्थापन 0 था। बल लगाया इसका मतलब उसके मांसपेशियों में खिंचाव आया, उसने मांसपेशियों के द्वारा कार्य तो किया, लेकिन वो कार्य सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसका विस्थापन 0 हो गया। मतलब उसने ऊर्जा खर्च की, और वही ऊर्जा किसके फॉर्म में? ऊष्मीय ऊर्जा के फॉर्म में, पसीने के रूप में उसकी बॉडी से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए कार्य नहीं हुआ। यहां भी इसी प्रकार का आंसर है कि भाई इस व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उस व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, अर्थात कार्य का मान जो है 0 है, क्योंकि वह एक ही स्थान पर खड़ा है, इसलिए विस्थापन जो है 0 है। इस स्थिति में विस्थापन नहीं हो रहा है, परंतु उसके पेशीय थकान का कारण उसके पेशियों में खिंचाव। भाई ऐसे गट्ठर लेकर के खड़ा होंगे तो खिंचाव तो आएगा पेशियों में, तथा रक्त का विकृत पेशियों की ओर अधिक तेजी से जाना। अब क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जहां पे विकृति होती है, विकृति मतलब जहां थकान लग रहा है, वहां पे रक्त संचरण बॉडी अपने आप बढ़ा देती है, हमें कुछ नहीं करना, बॉडी अपने आप उसको रिपेयर करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है। तो बॉडी ने क्या किया भाई? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, मतलब उस पेशियों की तरफ। इस तरह से, इस तरह के बदलाव में शारीरिक ऊर्जा का व्यय हुआ। ये जो चेंजेस हो रहा है, जो हाथ ऐसे रख रहे हैं, इसमें शारीरिक ऊर्जा व्यय हो रहा है, पेशीय ऊर्जा खर्च हो रही है, जिसके कारण मुझे थकान महसूस होगा। ठीक है ना? चलिए, तो ये आंसर भी आपको समझ में आ चुका है। आई थिंक हम जरा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये आप सभी ने देखा होगा भाई, विद्युत हीटर, इसकी बात करना चाहते हैं। एक विद्युत हीटर उस वक्त, है ना, घोषित शक्ति मतलब उसके ऊपर लिखा आया है 1500 वॉट, 10 घंटे में कितना ऊर्जा उपयोग कर लेगा। तो भाई इसके ऊपर कितना लिखा है? 1500 वॉट, और 10 घंटे इसको क्या करना है? जलाना है। तो हम निकालना चाहते हैं व्यय ऊर्जा। व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा हमसे पूछा जा रहा है। गिवन क्या क्या है भाई? तो उस पर गिवन है शक्ति, घोषित शक्ति मतलब लिखा रहता है जो उसके ऊपर, ये 1500 वॉट का है, और 10 घंटे मतलब समय कितना भाई? 10 घंटे चलाया जा रहा है। तो हमको पता है ऊर्जा जब कैलकुलेट करनी होती है, व्यय ऊर्जा जो कैलकुलेट होगी वो हो जाएगा शक्ति इंटू समय। ठीक है ना? क्यों भाई? क्योंकि शक्ति जो होती है कार्य बटा समय होता है। तो कार्य, मैं थोड़ा सा लिख के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये फॉर्मूला क्यों एग्जिस्ट करता है। ये क्या हो जाता है? कार्य बटा समय इंटू यहां पे क्या आ जाएगा भाई? समय। अब आप समय से समय को काट दीजिए, क्या बचा? कार्य, और कार्य बराबर क्या बचा? ऊर्जा। तो भाई कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा कहते हैं, देखिए बराबर हो गया। तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, कि शक्ति इंटू समय। अब शक्ति जितना दिया रख दीजिए, कितना दिया भाई? तो शक्ति आपको दिख रहा है कि यहां पे दिया 1500 वॉट, इंटू टाइम कितना? 10 घंटे, कितना हो जाएगा? 15,000 जूल, या इसी चीज को मैं लिख लूं तो 15 किलो जूल। ये मिल गया ऊर्जा। किलो का मतलब कितना होता है भाई? 1000। तो ये 15,000 है, इसको क्या करूं मैं? इसको डिवाइड कर देता हूं मैं 1000 से, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये 0 0 खत्म, 15 किलो जूल आंसर। मतलब ये जो उपभोग करेगा, कितनी ऊर्जा का उपभोग करेगा भाई? ये कर लेगा हमारा 15 किलो जूल ऊर्जा का उपयोग करेगा। ठीक है ना? मतलब विद्युत हीटर 10 घंटे आप जला रहे हैं तो 15 किलो जूल एनर्जी आपकी खपत हो गई। अच्छा, अगर मैं यूनिट की बात करता, इन केस कि इसकी वजह से बिजली बिल कितना आएगा, तो 15 किलोवाट का मतलब कितना भाई? 1000 किलोवाट आवर जो होता है, इसी को हम कहते हैं क्या? 1 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 1.5 यूनिट। ठीक है ना? इसमें कितनी ऊर्जा व्यय, कितनी यूनिट व्यय होगी? 1.5 यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये एक है भाई हमारा सरल लोलक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विरामावस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है?
क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? बहुत सारे सवाल है भाई। अल्टीमेटली मुझे इस गोलक, इसको क्या कहते हैं भाई, ये जो काले रंग का नीचे ये बंधा हुआ है ये गोलक है, और ये थ्रेड जिसके जरिए एक फिक्स पॉइंट पे ये फ्रीली ऐसे लटक रहा है, इसकी पोजीशन फ्रीली यहां पे लटक रहा है भाई। तो जब ये फ्रीली लटक रहा है तब के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि ये स्थिति है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या की हाइट है भाई? मैक्सिमम हाइट, अधिकतम हाइट ए पर। इसी प्रकार से एक अधिकतम हाइट यहां पे मिल जाएगा बी पर। ये देखिए यहां पे एक बी पर अधिकतम हाइट और ये ए पर एक अधिकतम हाइट, 2 पॉइंट हमने मार्क किए। अब इसको हमने क्या किया भाई, तो एक थ्रेड के जरिए देखिए तो ये कनेक्टेड है, ये एक थ्रेड के जरिए कनेक्टेड है। ऐसे यहां पे बात करेंगे तो एक थ्रेड के जरिए यहां भी कनेक्टेड। मतलब इसको क्या करें, इसके 3 पोजीशंस में मार्क कर दे रहा हूं और इसको घूमने देते हैं एक बिल्कुल बीचों बीच पोजीशन। बिल्कुल इस कंडीशन में वो कहा है भाई, तो अपने बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, इस केस में बिल्कुल अपने सेंटर पे है। अब इन सभी कंडीशंस में मैं अगर बात करना चाहूं तो भाई मुझे क्या मिल रहा है, जरा देखिए। ये गोलक जब ए पर है तब इस ए पोजीशन पे होने के समय इसके ऊपर 2 तरीके से बल काम कर रहा है। एक तो नीचे की तरफ काम कर रहा है जिसके कारण वो नीचे गिर रहा है, और एक इसी क्षण पे काम कर रहा होगा नीचे की तरफ, इधर वो काम कर रहा होगा भाई mg, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो। लेकिन चूंकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है, धागे से, तो ये इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा। तो देखिए ना, एक ही वस्तु पे आप इधर भी खींचिए और आप इधर भी खींचिए, तो ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहां जाएगा? इन दोनों के बीचों बीच चला जाएगा। इसी कारण से ये थ्रेड इधर भी खींच रहा है, एक थ्रेड इधर की तरफ गुरुत्वाकर्षण, इधर की तरफ थ्रेड से लगने वाला इस बल को कहते हैं टेंशन। इस बल को कहते हैं हम क्या? टेंशन। तो इधर जो लग रहा है टेंशन लग रहा है, तनाव लग रहा है, तो ना तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, एक नई डायरेक्शन में चले जाने लगा। ये रही वो डायरेक्शन। फिर ये बीच में आ गया। इस बीच में आने के समय पे यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये बीच वाले कंडीशन पे इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लग रहा है यहां पे नीचे की तरफ mg, और इस पूरे mg के बदले ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। ठीक इसी प्रकार अगर वो चला जाता है किस पे भाई? अपने बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे भी सेम चीज, एक तो फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ काम करेगी mg। देखिए बल हमेशा नीचे की तरफ काम करता और टेंशन ऊपर की तरफ, इसके कारण वो क्या हो गई? एक नए डायरेक्शन में चलने लगी। इसी कारण से ये लोलक चल रहा है। और इस इंटरमीडिएट कंडीशन पे मैं बनाऊं तो इस इंटरमीडिएट कंडीशन पे देखेंगे तो ये यहां से इधर और ये यहां से इधर, ठीक है ना? मतलब अब क्या क्या हुआ जरा अपन बात करते हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, बल कहां कहां लग रहा है। तो सबसे पहले कह रहे हैं इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। तो भाई इसके अंदर जो यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी मैक्सिमम। ये जो ए पोजीशन है यहां पे क्या होगी? यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम। क्यों होगी भाई? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यहां पे काम हो रहा है, ऊपर जा रही है। हाइट क्या है इसका? मैं बनाता हूं, फिर इसको मैं हटा दूंगा इस लाइन को। इस लाइन से आप देखिए यहां पे आते समय क्या हो गया? इसकी हाइट बढ़ गई, ये ऊंचाई मिल गया। मतलब यहां पे क्या मिल जाएगा? यहां मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे क्या मिल जाएगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, तो मतलब इसके अंदर क्या आ गई? स्थितिज ऊर्जा। इसी स्थितिज ऊर्जा के कारण इसके ऊपर लग रहा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण स्थितिज ऊर्जा स्टोर हुई है। इसी के कारण इसमें क्या आ गई भाई? तो इसके अंदर आ गई गतिज ऊर्जा। तो मतलब ऐसा लिख सकता हूं, ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण इसमें आ गई क्या भाई? गतिज ऊर्जा। इसके अंदर क्या आ गई? गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब वो पहुंच गया भाई ओ पर। तो अगला केस है ओ पर। जब वो ओ पर होगा तो ओ पर इसके पास होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब ये यहां बीच में होगा ना तब इसके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा है, बहुत तेजी से जाएगा अब इधर। अब देखिए यहां पे स्थितिज ऊर्जा थी, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होकर यहां आई। अब ये गतिज ऊर्जा में है तो आगे की तरफ भी तो बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही इधर बढ़ना शुरू हुआ, एक हाइट जैसे ही इसने अटेंड किया, इसकी गतिज ऊर्जा फिर से किसमें बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में। तो मतलब क्या समझ में आया कि भाई जब ये बढ़ेंगे हम
जब हम बढ़ेंगे यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ, मतलब OA और OB, ठीक है। इसको पहले तो कंप्लीट कर देता हूं, ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके साथ ही मैं लिखता हूं कि अगर हम बात करें O से A तरफ या O से B जाना, तो इन दोनों केसेस में बदल रही है क्या, O से B, तो इन दोनों केसेस में हो रही है कि गतिज ऊर्जा बदल रही है। गतिज ऊर्जा से आ रहे किसमें, स्थितिज ऊर्जा में। भाई बीच में गतिज ऊर्जा ज्यादा है ना, यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम, तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। इस बीच वाले पोजीशन पे, इस वाले जगह पे क्या है, यहां काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। कब, बीच में। तो मतलब O से A यानी मीडियम पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चलें, बीच वाली जगह से किधर भी एक साइड पे चले, एक सिरे पे चले, तो मुझे मिलेगा कि उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल गई। लेकिन इसके विपरीत, इसके ठीक विपरीत, जब हम बढ़ते हैं कहां, हम बढ़ते हैं A से O और B से O, तो इन दोनों केसेस में जब A पर है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है वो अधिकतम है, B पर भी पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम है। तो मतलब जब A से O की तरफ यानी एक्सट्रीम पोजीशन से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे, तो मैं लिखूंगा कि इसके पास होगी जो स्थितिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा ये बदल रही है गतिज ऊर्जा में। सिंपल बात। अब यहां से आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली ये हमारा कोर आंसर हो गया कि भाई जब हम बढ़ेंगे कहां, केंद्र से बढ़ेंगे एंड्स की तरफ, केंद्र से किनारों की तरफ, तो गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलेगी, और जब हम बढ़ेंगे किनारों से केंद्र की तरफ तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। एक और क्वेश्चन था कि थोड़े समय बाद वो अपने विरामावस्था में क्यों आ जाता है। तो देखिए भाई, जब यहां से ये जाकर के यहां पहुंचेगा तब कंप्लीट काइनेटिक पोटेंशियल में नहीं बदलेगी और पोटेंशियल काइनेटिक में नहीं बदलेगी। पूर्ण रूप से अगर ये गतिज ऊर्जा स्थितिज में बदलती और ये स्थितिज गतिज में, तो ये प्रोसेस आप देखिए ना, गतिज का स्थितिज, फिर स्थितिज से गतिज, फिर ये गतिज से स्थितिज, स्थितिज से फिर गतिज, तो ये तो चलता रहता, रुकती ही नहीं। लेकिन 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 घर्षण बल के कारण, वायु के घर्षण के कारण, ये जो लोलक है ये हमारे हवा में लटक रहा भाई, तो वायु के घर्षण के कारण, वायु के घर्षण के कारण तथा इसके ऊपर नीचे की तरफ जो काम कर रहा है गुरुत्व बल के कारण, ये क्या हो जाता है भाई, तो ये विराम अवस्था में आ जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा। कारण समझ में आया होगा कि भाई इसके ऊपर जो अतिरिक्त बल कार्य कर रहा है, कौन सा, घर्षण। भाई ये घिसेगा ना, ये ऐसा चल रहा है, तो उस घर्षण के कारण थोड़ी देर बाद क्या होगा, पेंडुलम यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां, फिर धीरे काम 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 काम, और एट द फाइनल एंड ये रुक जाएगा। ठीक है। इसके बाद कह रहे क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है, तो नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है भाई, नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है भाई उल्लंघन, क्योंकि यहां पे टोटल एनर्जी कंजर्व है। ये देखिए, टोटल एनर्जी गतिज से स्थितिज, स्थितिज से गतिज, और जो कमी आ गई वो किसके रूप में चली गई, घर्षण के रूप में। तो भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही है ना, ये लॉस थी, ये वायुमंडल में मिल गई। तो मतलब क्या हुआ कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है, उसका उल्लंघन नहीं करता। हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ऊर्जा व्यय हो गई घर्षण में, जो कमी हुई थी वो व्यय हो गई किसमें, घर्षण के रूप में। मतलब ये भी हमारे जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है उसको फॉलो करता है भाई। ठीक है ना। चलिए, तो मतलब हमें ये सरल लोलक का भी क्वेश्चन समझ में आ चुका, और ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका आप स्क्रीनशॉट रखेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो प्लॉट की है डायरेक्शन, उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस कई बार को बन जाते हैं, तो उसमें भी हमको काम आएंगे भाई। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एम द्रव्यमान के पिंड
एक पिंड एक नियत वेग v से गतिशील है, पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वो विरामावस्था में आ जाए। अब भाई सिंपल सी बात, एक पिंड है और ये पिंड कैसा भाई, ये गतिशील है। जब ये गतिशील है कितने से भाई, तो m द्रव्यमान का पिंड और v वेग से गतिशील है। तो इसके ऊपर अभी, जब अभी की कंडीशन, गतिशील पिंड की ऊर्जा इसी के बराबर, गतिशील पिंड की जो ऊर्जा होगी इसी के बराबर कार्य करना पड़ेगा जिसके कारण ये रुक जाए। तो गतिशील पिंड की ऊर्जा बराबर रोकने के लिए किया गया कार्य, जो कार्य करूंगा इसको रोकने के लिए वो इसी के बराबर हो जाएगा। तो भाई एक काम करता हूं मैं, गतिशील पिंड पर इसकी ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो चूंकि गतिशील है तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर, गतिज ऊर्जा के बराबर। कितना होता है भाई गतिज ऊर्जा, तो ये हो जाएगा हाफ mv² बराबर क्या, तो भाई हो जाएगा हमारा सेम, रोकने के लिए किया गया कार्य। मिल गया आंसर भाई, जितने के वेग से ये चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसके पास जो उसकी वजह से जो इसकी गतिज ऊर्जा है उतने का ही बल लगाऊंगा तभी तो रुकेगी, नहीं तो क्यों रुकने लगी भाई, वो चलती चली जाएगी। ठीक, तो मतलब अगर इसको विरामावस्था में ले आना है तो उसके ऊपर हाफ mv² का ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 की बारी आ चुकी है। अब 17 क्या कह रहे हैं, 1500 kg द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है को रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो मुझे तो लग रहा है कि अपन अगर इस तरीके से ही कुछ काम कर लें, ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक, अब होना यह है सिंपली यहां पे कि यहां पे क्या दिया हुआ है, 1500 kg, ठीक है ना, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही। ठीक है, तो अगर यहां पे देखें तो 60 किलोमीटर पर आवर जो है, ठीक, इसको मुझे चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है। बाकी सब तो बिल्कुल सेम है कि भाई 1500 kg की कार है जो चल रही है, मतलब उसको रोकने के लिए भाई हाफ mv² का खर्च करना है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर करके ले लेता हूं, यहां कैलकुलेशन कर लेंगे क्या गिवन है भाई। तो यहां पे आपको मास जो गिवन है, ये तो गिवन है 1500 kg, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, यूनिट सही है। यहां पे जो दिख रहा है आपको v का मान वो दिया गया 60 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है भाई मुझे मीटर पर सेकेंड में। किसमें बदल लूं मैं, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए एक तो शॉर्टकट है और एक मैं लॉन्ग तरीके से आपको समझा भी दे रहा हूं। 60 इंटू किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर की जगह 1000। नीचे क्या है, आर, तो आर को अगर आप बदलना चाह रहे हैं सेकंड में तो आर को पहले मिनट में बदलिए, 1 घंटे में 60 मिनट, और फिर इसको 1 मिनट में 60 सेकंड, ये हो गया। अब क्या बना भाई, तो अब तो साफ सुथरा दिख रहा होगा ना, इस 60 से इस 60 को काट दीजिए, बचा क्या, तो 100/6, क्योंकि 1 0 से ये भी खत्म। तो 6 का गुणा 6 से भाग दे दीजिए भाई किसको, 100 को, तो कितना आ जाएगा। एक काम करते हैं हम बिना उसको कैलकुलेट किए रखते हैं, शायद यहां हमें कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख जाए। तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी। मैं इधर आता हूं, मैं इधर वैल्यूज रखता हूं। तो रोकने के लिए किया गया कार्य यानी विरामावस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाएगा वो हाफ mv², तो हाफ m कितना भाई 1500 इंटू v² मतलब 100/6 का स्क्वायर। क्या कर देंगे, 100/6 का स्क्वायर। तो अब यहां पे 6 से इसको कैंसिल आउट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं भाई। तो क्या करते हैं भाई, इसमें सिंपली इसको काट देते हैं तो ये 750 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 50 और नीचे 3, मतलब मुझे मिल गया 750 गुणे 2500, या पूरा लिख लेता हूं मैं, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं कंप्लीट, 50/3 का स्क्वायर, है ना।
फाइनली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 750 गुणे 2500 बटा में 9, ये आ जाता है हमारा 208,333.3 जूल। ये चलेगा भाई। मतलब ये फाइनल आंसर जो मुझे मिल गया, मैं यहां पे लिख लूं तो पूरा जो इसको रोकने के लिए मुझे लगने वाला है वो ऊर्जा लगने वाली है 208,333.3 जूल। चूंकि ये रोकने के लिए है तो यहां पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये सेम चीज इस तरीके से सॉल्व हो जाती है। अब ये माइनस साइन के लिए भी अगर थोड़ा सा डाउट हो तो मैं उसके लिए भी डिस्कस करता हूं। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम उस माइनस साइन के लिए बात करते हैं। एक्चुअली होता इसमें यह है कि इसमें जो फॉर्मूला हमने अभी यूटिलाइज किया था उस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा कार्य होता है वो हो जाता है हाफ mv² माइनस हाफ mu², कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो यहां पे कह रहे भाई कि उस गाड़ी को क्या करना है भाई, रोकना है। रोकना है मतलब इसका वेग कितना करना है भाई, तो कह रहे हैं वेग 0 कर दीजिए। u इन्होंने दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो कि निकला हमारा क्या 50/3। हमने अभी कैलकुलेट किया इसको तो 50/3 निकला था। और m दिया हुआ है 1500 kg। खैर इनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं, मैं तो जब कैलकुलेशन पूर्ण हो चुकी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्लाई करके दिखा दे रहा कि हाफ mv की जगह पे 0 हो गया माइनस हाफ m की जगह पे 1500 गिवन है इंटू u की जगह पे गिवन है कितना भाई, तो 50/3। क्यों 50/3? क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज किया था। ये तो खत्म, मतलब w इक्वल्स टू देखिए माइनस, ये कटा दीजिए 750 गुणे 2500/9। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, कितना आया था भाई, तो ये आया था हमारा 208,333.3 जूल, 0.3 जूल। ये हमारा फाइनल वर्क निकल के आया था जिससे वो रुकेगी। तो ये माइनस साइन क्या बता रही है भाई, तो माइनस साइन बता रही है कि जो कार्य किया जा रहा है विस्थापन उसके विरुद्ध है, विपरीत है। कार्य के विपरीत मतलब बल के, ऐसा समझ लीजिए बल के विपरीत तो करा रहे हैं हम क्या, विस्थापन। ये माइनस साइन इसी बात को बता रहा है कि बल के विपरीत हो रहा विस्थापन। अगर बल मान लीजिए इधर लग रहा, विस्थापन इधर हो रहा है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। और इस केस में कार्य जो होती है वो होती है हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। कार्य कैसी होती है इसके केस में, ऋणात्मक होती है। मतलब इसका आंसर समझ में आया होगा कि नेगेटिव क्यों लेकर के आ रहे हैं या फिर उसमें नेगेटिव क्यों पुट किया था। इन शॉर्ट इतना तो समझ में आता है, जितने की गतिज ऊर्जा से वो चल रही है उतने का ही वेग लगा, उतने का ही बल लगा करके, उतने का ही कार्य करके हम उसको रोक सकते हैं भाई। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कह रही है। तो देखिए वही चीज आ गई हमारे पास में, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में m द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। ये देखिए 3 स्थितियां हैं ABC, तीनों पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। मतलब क्या है भाई, ये यहां पे देखिए ये विस्थापन है, ये यहां पे विस्थापन है, ये यहां पे विस्थापन है। मतलब बल लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट जिधर शिफ्ट हो रहा है वो विस्थापन की दिशा है, ठीक है ना। चित्र को ध्यानपूर्वक से देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य। खत्म बात भाई। हमको एक बात पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा, ये हमको बहुत अच्छे से ज्ञात है। और यहां पे एक और बात की चर्चा कर ली जाए तो भाई कॉस थीटा की कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है ये होता है -1। आइए जरा अब अप्लाई करते हैं और देखते हैं। तो इन तीनों चारों जगहों पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है। यहां पे पहले केस में बात करता हूं, W = F(S) कॉस कितने डिग्री का कोण है भाई, देखिए ना बल की दिशा ये रही और विस्थापन इधर हो रहा, मतलब कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बन रहा मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया F(S) cos 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मान कितना, 0।
90 डिग्री का मान 0, मतलब W इक्वल्स टू कितना, 0। जब आप बल लगा रहे हैं और उसके लंबवत दिशा में विस्थापन मिल रहा है, इसका मतलब कि आपके द्वारा किया गया कार्य 0 है। और ऐसा कार्य कौन सा होता है भाई, तो जैसे कि एक उदाहरण भी मैं डिस्कस करते चलूं, यह मान लीजिए हमारा ग्रह है और यहां पे हमारी सैटेलाइट है। सैटेलाइट का विस्थापन इधर होता है और ग्रह द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल ऐसा होता है उसके केंद्र की तरफ। इन दोनों में बनने वाले कोण 90 डिग्री होते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किसी भी सैटेलाइट के ऊपर किया गया कार्य हमेशा 0 होता है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देख लिया, बन गई केस। आगे अगला जो आंसर है उसकी बात करते हैं, हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो सेकंड में हमको देख रहा है भाई कि सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में F और S दोनों की डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन देखिए सेम है। मतलब यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 0। जिधर बल लगा विस्थापन भी उधर ही हो गई, तो कोई कोण नहीं बन रहा भाई, 0 है। इसका मतलब W इक्वल्स टू फिर से एफ एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की जो हमारी वैल्यू है ये देखिए कितनी है, ये कॉस 0 डिग्री की हमारी वैल्यू है 1। ये 90 है भाई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, मतलब ये कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू 1, मतलब W इक्वल्स टू वॉट, एफ एस। ये कैसा आ गया भाई, तो ये आपको दिख रहा है, ये आ गया पॉजिटिव। ये धनात्मक कार्य है, कब, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रही हो। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड केस की बात कर लेते हैं। तीसरे केस में कह रहे हैं यहां पे कि भाई आपने बल लगाया इधर और विस्थापन हो रहा है इधर। आप देखिए इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री। यहां पे कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अब कौन सा फॉर्म, वही सेम, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री का मान देखिए -1, तो मतलब W इक्वल्स टू एफ एस इंटू -1। -1 का गुणा करेंगे मतलब माइनस ऑफ एफ एस। मतलब ये कैसा आ गया भाई, तो ये आ गया हमारा यहां पे नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य। जो कंडीशंस पूछा था कि तीनों केसेस में बताइए, ये हो गई तीनों केसेस सॉल्व। आइए जरा एक बार देख लेते हैं। ए 0, क्योंकि बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है। अगर इन दोनों के बीच के कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वर्कडन 0 होगा। बी की बात करते हैं, धनात्मक होगा क्योंकि विस्थापन और बल की दिशा एक ही दिशा में है। जिधर बल लग रहा है उधर ही विस्थापन हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड, ऋणात्मक होगा क्योंकि विस्थापन की दिशा और बल की दिशा विपरीत हो रहा है। यहां पर देखिए विस्थापन इधर हो रहा है और बल इधर लग रहा है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसे जस्ट। तो 180 डिग्री और cos 180 का मान -1 होता है। इस चैप्टर के लिए ये 3 वैल्यूज तो बिल्कुल याद रख लीजिए, ये बहुत जगह काम आएंगे। cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1। यहां पे 0 90 180 डिग्री, ये सब डिग्री है भाई, मतलब ये सब कोण का मान है, ठीक है ना। चलिए, तो मतलब मुझे 18 का आंसर मिल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम क्योंकि आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण 0 हो सकता है, चाहे उस पर कोई बल कार्य कर रहे हो। क्या आप उससे सहमत है, बताइए क्यों। भाई इसका कहना यह है कि त्वरण किसी वस्तु का जो है वो 0 हो सकता है, भले उसके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा हो। तो त्वरण का मतलब क्या होता है भाई, त्वरण का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय अंतराल। अब अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको फॉर्मूले के रूप में मैं लिखूं तो A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी। अब चूंकि एक वस्तु है जो गति कर रही है और वो पहले से ही गति अवस्था में, मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रहे हैं वो सब बैलेंस्ड हैं, संतुलित बल उसके ऊपर कार्य कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या हो रहा है भाई, इसके ऊपर
जो चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, वो सब कैसे है? संतुलित। जितना इधर से उतना इधर से, जितना नीचे से उतना ऊपर, सब संतुलित। तो जब सभी बल जो लग रहे हैं वो हमेशा ही संतुलित बल लगेंगे। संतुलित बल लगने का मतलब होता है कि जो एफ नेट हो, कुल फोर्स हो, वो कितना हो जाएगा? 0। जितना इधर से उतना इधर से, जितना नीचे से उतना ऊपर से, यानी नेट फोर्स कितना है? 0 है। मतलब इस पर जो लग रहा बल वो कैसा है? संतुलित है। और हमने सीखा हुआ है कि भाई कुछ भी परिवर्तन कराएगा कौन? जो असंतुलित बल होगा। संतुलन की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा मुझ में। लेकिन कोई इधर से आए और ऐसा धक्का दे तो मैं क्या हो जाऊंगा भाई? अगर मैं उसको विरोध कर दिया तब तो मैं संतुलन में खड़ा हूं, लेकिन उसने जोर से धक्का दे दिया, मैं उसका विरोध नहीं कर पाया, तो मैं असंतुलित हो गया, मैं ऐसा गिर जाऊंगा। अर्थात जब भी कोई परिवर्तन होगा असंतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में नहीं होगी। तो मतलब संतुलित बल है, मतलब क्या हो रहा होगा भाई? बल जो लग रहा है चारों तरफ से वो कैसा होगा? बराबर होगा। नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। 0 नेट फोर्स होगा तो ये u बराबर, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा भाई? इस जगह पे हमको देखने को मिलेगा कि u बराबर हो गया v। ये दोनों बल के दोनों वेग, जो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है, वो समान रह जाएंगे। मतलब एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 0। एक्सीलरेशन कितना हो गया भाई? 0। मतलब अगर हम यहां से बात करें कि भाई F इक्वल्स टू जो फोर्स लगता है एम ए, इसमें A की वैल्यू 0 हो गई, मतलब ये टोटल टर्म 0 हो गया। अब करते हैं बात, हम सोनी के इस कथन से सहमत हैं, यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हैं और उनका परिणामी बल अर्थात नेट बल शून्य, ये देखिए अनेक बल काम कर रहे थे लेकिन नेट फोर्स कितना था? शून्य था, तो वस्तु का त्वरण भी शून्य हो जाएगा। वस्तु में कोई त्वरण नहीं हुआ, यह शून्य हो गया। यह दूसरा तरीका है। यहां पे एक और, F इक्वल्स टू होता है ma। अब चूंकि उसका बल जो है नेट फोर्स है ना, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें इसी से, तो देखिए एफ नेट बराबर 0। नेट को कैसे लिख सकते हैं? एम ए इक्वल्स टू 0। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान थोड़ी 0 हो सकता है, द्रव्यमान नहीं बदलता, तो इस दोनों फॉर्म में इसको होना है 0। तो मतलब या तो m 0 हो या a 0। m कभी 0 नहीं हो सकता, द्रव्यमान कभी कभी शून्य नहीं हो सकता। भाई द्रव्यमान शून्य हो गया तो मतलब वो वस्तु ही एग्जिस्ट नहीं करती, वो वस्तु है ही नहीं, वास्तविक ही नहीं है, वो काल्पनिक हो जाएगी, तो कभी शून्य नहीं होगा। अब अगर ये शून्य नहीं होगा, अर्थात मैं साफ सुथरा कह सकता हूं कि a जो है ये शून्य है, मतलब त्वरण शून्य हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। मतलब F इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू 0, मतलब एम ए बराबर a इक्वल्स टू 0, क्योंकि m कभी शून्य नहीं हो सकता। ये जब भी होगा यहां पे क्या शून्य होगा भाई? a शून्य होगा, m कभी शून्य नहीं होगा। मतलब हां, उसके अंदर जब कभी भी लगाया गया फोर्स, नेट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स 0 हो गया, तो उसके अंदर होने वाला वेग परिवर्तन का दर हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वॉट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। इनके द्वारा व्यय की गई किलोवाट आवर में परिकलित करना, मतलब यूनिट निकालनी है इसकी। क्या करूं मैं? तो 4 युक्तियां हैं, मान लीजिए 4 बल्ब। 4 युक्तियों का मतलब क्या है? 4 बल्ब है। अब चारों बल्ब जो है वो प्रत्येक 500 का है ना। 500 वॉट इसकी दे दी हमको शक्ति। 500 वॉट की क्या हो गई? शक्ति। और भाई 10 घंटे तक, समय कितना हो गया? 10 घंटे। ठीक, तो मुझे निकालना है क्या भाई? मुझे निकालना है किलो वॉट आवर। तो देखिए किलो वॉट आवर में कैलकुलेट करना हो तो मुझे पहले तो इस वॉट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो किलोवाट में क्या करें? तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर, ये 0 0 खत्म, 0.5 किलोवाट ये आ गया। और नीचे दिया हुआ है आर, तो अब क्या करना? सीधे सीधे गुणा कर दूं, ठीक है ना। तो किलोवाट आर में जब कभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या हो जाएगा भाई? तो हमको पता है ये होता है 3.6 × 10⁶
ठीक है, ये कितना होता है भाई, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल की जो ऊर्जा होती है वो व्यय होती है। अब यहां पे मुझे दिया गया है कितना, 0.5, ठीक है ना। अब 0.5 10 घंटे तक चल रहा, और कितनी देर भाई, 10 घंटे चला, 4 बल्ब कुल जल रहे। तो इसको अगर कैलकुलेट करता हूं तो इसी प्रकार से मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं, ऊर्जा जो इसमें व्यय होगी उस ऊर्जा का मान हो जाएगा 0.5 किलोवाट इंटू 10 घंटा, ठीक है। अब 10 घंटे को चाहे तो यहीं के यहीं हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर भाई, तो ये 10 घंटा इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, किलोवाट घंटे में ही कन्वर्ट करना ना, ये रहने देते हैं। ये कितना आ गया भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 5 जूल। कितना हो गया, 5 जूल। एक के द्वारा कितना, 5 जूल। अब मेरे पास कितने लगाएगा भाई, 4 युक्तियां, तो मतलब कुल 4 युक्तियों द्वारा, कुल 4 युक्तियों द्वारा व्यय ऊर्जा कितना हो जाएगा भाई, तो व्यय की गई ऊर्जा हो जाएगा 4 गुणे 5, 20 जूल। कुल कितना जूल, 20 जूल कन्वर्ट हो जाएगा, 20 जूल व्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर इसी को जूल में लिखे या फिर आप लिख सकते हैं इसको किलोवाट आवर में भी, मतलब ये क्या लिख सकता हूं मैं, 20 किलोवाट आवर भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। यही है 20 किलोवाट आवर। चलिए, तो ये हो गया हमारा 20th नंबर क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, और ये हमारे एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन भी है भाई, तो जल्दी से खत्म करते हैं इसको भी। देखते हैं क्या कह रहे हैं। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या क्या होता है। भाई हमको एक बात तो पता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहती है ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है ना बनाई जा सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं एक वस्तु को मैंने गिराया, तो जब यह वस्तु यहां पर है अपनी एक अधिकतम ऊंचाई पर, तो इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम, लेकिन जब धरती पर आएगी तो धरती पर टकराने से पूर्व भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है मैक्सिमम। लेकिन यही चीज अगर आकर के धरती पर टकरा गई तो टकराते के साथ ही, मैं कलर चेंज कर देता हूं इस बॉल का, ये धरती पर आके टकरा गई तो टकराते के साथ में ही पोटेंशियल तो इसका जीरो है ही, गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाती है, क्योंकि भाई अब रुक गई ना। टकराने के बाद भी नीचे गति करेगी क्या, नहीं। अब यहां टकराने के बाद रुक गई मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो हुआ क्या एनर्जी, तो भाई जो एनर्जी यहां पर आएगी वो पूरी की पूरी एनर्जी यहां पर साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में खत्म हो जाती है। जैसे ही टकराएगी, टकराते समय आवाज आती है, तो वही काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई, वो काइनेटिक एनर्जी बदल गई वहां पर उसके साउंड एनर्जी में। वो गर्म भी होगा भाई टकराते टकराते, तो किसमें बदल गई, हीट में भी। आइए एक बार देखते हैं कि भाई मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा निम्न में बदल जाती है। जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें चेंज हो गई। क्या, कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, भाई टकराएगा तो आवाज आती है ना, तो ध्वनि ऊर्जा में। कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में। भाई वो घर्षण बल मतलब क्या, आप आकर के टकरा गए तो फ्रिक्शन मिला ना, आप नीचे जा ही नहीं सकते, तो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई, हीट में। और कुछ गतिज ऊर्जा उसके विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन लाकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हो सकता है आप इस बॉल को लेकर के आ रहे, मतलब ये जो बॉल है ये खोखला एक लोहे का बॉल है, आपने इतनी ऊंचाई से गिरा, वो पिचक गया नीचे आकर के। देखो कोई बर्तन की बात कर लीजिए, एक बर्तन ऊपर से छोड़ा, नीचे गिरा, नीचे आने के बाद तो पिचक जाता है। पिचकने का मतलब क्या, उसका डायमेंशन चेंज हो गया भाई, उसका डायमेंशन चेंज हो गया। डायमेंशन चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि वो अपना साइज, अपना शेप चेंज कर लिया। तो शेप चेंज करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब उस शेप को वापस अपनी अवस्था में लाने के लिए ठोकना पड़ता है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हुई है उसको नष्ट करेंगे, तब ओरिजिनल शेप में आ पाएगा। मतलब जो मुक्त रूप से गिरा उसकी काइनेटिक एनर्जी इन रूपों में खर्च हो जाती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नष्ट नहीं होता भाई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यहां भी कार्यरत है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने हमारे भाई पूरे क्वेश्चंस देख लिए।
हमारे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उनको हमने खत्म कर लिया है, हमें सब कुछ समझ में आया, आंसर्स भी बने, थ्योरेटिकल भी थे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, वो भी हमें समझ में आ चुका है। तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना है, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं भाई। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, या आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से, आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से, क्लिक कीजिए, आपकी क्लास ओपन होती है। आप अपने क्लास को टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर टैप करते हैं, आपके वीडियोज ओपन हो जाते हैं भाई, जहां पर पूरे चैप्टर्स अरेंज्ड फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं, जहां एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। टैप कीजिए, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं, मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर क्या है, फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।